स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी सर, हम लोग बढ़िया हैं। आज हम लोग अपने असेसमेंट ऑफ कंपनी की ओर बढ़ रहे हैं। अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्या है ये असेसमेंट ऑफ कंपनी? बेसिकली कुछ चीज़ें आज तक पढ़ते पढ़ते हम लोग काफ़ी चीज़ें टैक्स रेट्स के बारे में जान चुके हैं। कंपनी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत ही समझा है। तो पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कंपनी है क्या, उसमें इंडियन कंपनी कौन है, डोमेस्टिक कंपनी कौन है, फॉरेन कंपनी कौन है, पब्लिक इंटरेस्ट वाले कौन है, क्लोजली हेल्ड कौन है, मींस ये सारी चीज़ें देखने वाली बातें हैं। उसके बाद टैक्स रेट्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस की बात करेंगे जहां कंपनियों को एक स्पेसिफिक बेनिफिट दिया गया है, जैसे 115 बी के तहत। तो क्या है ये बी के तहत 115 में, तो वो कौन से स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा जब हम इन सबको क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैट की, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की। जैसे हम लोगों ने एएमटी देखा था ना, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, उसी तरह से हम बात करेंगे मैट की, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना हम लोगों ने देखा था एएमटी में। इसमें एडजस्टमेंट्स कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ, कहानी मज़ेदार रहेगी। पहले तो हम बात करेंगे आज कि कंपनी होती क्या है। कंपनी के लिए जरूरी नहीं कि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो तो ही वो कंपनी है, जरूरी नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूं सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 कंपनी के बारे में, ये जो बैकग्राउंड लिखा है ना, मैं इसको ग्रेजुअली इसमें अपने आप धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। अब कंपनी, कोई इंडियन कंपनी हो सकती है। हाँ, कंपनी मीन्स कोई भी इंडियन कंपनी। कंपनी अंडर सेक्शन ए क्लॉज 2 सब क्लॉज 17 तो कहा गया कंपनी मीन्स एनी इंडियन कंपनी। कंपनी का मतलब किसी भी इंडियन कंपनी से है। अब इंडियन कंपनी क्या होती है उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्लॉज 2 सब क्लॉज 26 में। लेकिन क्लॉज 2 सब क्लॉज 17 में हमको कंपनी की डेफिनेशन बताई गई है। कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी क्या होती है देखेंगे। साथ ही साथ कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट अंडर द लॉ ऑफ द फॉरेन कंट्री। यानी कंपनी दो अभी तक समझ में आई। पहली वो कंपनी जो इंडियन कंपनी हो, दूसरी वो जो फॉरेन लॉ के तहत कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट हुई है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी विच वाज एसेसिबल और असेस्ड एज अ कंपनी ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1970। तो अगर 1 अप्रैल 1970 के पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम एज अ कंपनी स्टेटस में डाल करके असेसमेंट किया जाता था तो उसको भी हम कंपनी ही मानेंगे। तो इनकम टैक्स के हिसाब से कंपनी का मतलब कोई भी इंडियन कंपनी है। इनकम टैक्स के हिसाब से कंपनी का मतलब कोई भी फॉरेन लॉज में इनकॉर्पोरेटेड कोई बॉडी कॉर्पोरेट है। और कोई भी कंपनी मान ली जाएगी अगर वो 1 अप्रैल 1970 से पहले तक कंपनी की तरह उसका असेसमेंट किया जाता था। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन है बॉडी कॉर्पोरेटेड, चाहे इंडियन हो नॉन इंडियन हो, विच इज डिक्लेयर्ड बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द CBDT टू बी अ कंपनी। तो झंझट खत्म, इन 4 तरीके की चीजों को हम कंपनी मानेंगे। फर्स्ट वन इज योर इंडियन कंपनी, अभी हम देखने जाएंगे क्लॉज 2 सब क्लॉज 26 में। दूसरा हम लोगों ने देखा कोई भी फॉरेन लॉ में कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कॉर्पोरेट हो, वो भी हमारा मान लिया जाएगा, कंपनी ही है। 1 अप्रैल 1970 तक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन कंपनी की तरह असिस्ट होता था तो उसको भी हम कंपनी ही मानेंगे। सीबीडीटी ने जो स्पेशल और जनरल ऑर्डर के तहत किसी को कंपनी का स्टेटस दिया हो, चाहे वो कंपनी हो या ना हो, सीबीडीटी ने बोल दिया, बोर्ड ने बोल दिया, सुप्रीम पावर ऑफ इनकम टैक्स ने बोल दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कि ये कंपनी है तो कंपनी मान लो, तो ये 4 चीजें कंपनी मान ली जाएंगी। ठीक है सर, अब इसको आगे बढ़िए। ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका, लेकिन हाँ समझना चाहिए कि कंपनी का मतलब क्या होता है। इंडियन कंपनी किसे कहेंगे सर, ये तो समझ में आना चाहिए। इंडियन कंपनी कोई भी कंपनी होगी जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हुई है और उसमें शामिल है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड हो गया। एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, दैट्स इट, एंड इंक्लूड्स, और उसमें शामिल करता है कोई भी कंपनी फ्रेम्ड और रजिस्टर्ड हुई हो इन एनी पार्ट ऑफ अदर देन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पुराना एक्ट अगर चल रहा था कंपनी का, उसके तहत अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, कंपनी। सर ये मालूम है। इन द केस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन दैट स्टेट। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई डिफरेंट
स्टेटस था कंपनी को रजिस्ट्रेशन का, तो वहां पे रजिस्टर्ड को भी हम इंडियन कंपनी ही मानेंगे. In the case of any union territories of Dadra and Nagar Haveli under any law for the time being in force in that particular union territory, तो J&K के लिए और दादरा एंड नागर हवेली के लिए और साथ ही साथ कोई कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट. अच्छा. एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन और बॉडी विच इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड टू बी ए कंपनी. In all the above cases, it must be have its registered or principal office in India. That's it. आपके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है कि कंपनी का मतलब क्या है. इंडियन कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुई है वो इंडियन कंपनी कहलाएगी. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, कोई भी जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टेटस सेपरेट स्टेटस होने के बाद अगर वहाँ के लॉ स्टेच्यू के हिसाब से कोई कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड हुई है तो वो भी इंडियन कंपनी की कैटेगरी में आएगी. दादरा एंड नागर हवेली में भी इसी तरह है, यूनियन टेरिटरीज में. और इसी तरह अगर सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट के हिसाब से कोई कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश किया जाता है तो वो भी कंपनी माना जाएगा. और साथ ही साथ अगर सीबीडीटी यानी कि बोर्ड किसी को कंपनी बोल देता है तो वो इंडियन कंपनी मान लिया जाएगा अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो. लेकिन सब में एक कॉमन चीज ये है कि उनका प्रिंसिपल और रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया होना चाहिए. उनका प्रिंसिपल और रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया होना चाहिए. दैट्स इट. ये भी बहुत सिंपल था सर. आगे बढ़िए. तो हम लोगों ने 2 डेफिनेशंस देख ली, क्लॉज 2 सब क्लॉज 17, क्लॉज 2 सब क्लॉज 26. अब हम देखने जा रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं. डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं? डोमेस्टिक कंपनी इज वन विच इज एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी विच इज इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लायबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स हैज मेड. अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज है. डोमेस्टिक कंपनी वो होगी जो इंडियन कंपनी हो. डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी है जो इंडियन कंपनी हो. इंडियन कंपनी कौन होती है ये मालूम है कि ये डोमेस्टिक कंपनी होगी. ये तो पक्का है कि इंडियन कंपनी हमेशा डोमेस्टिक कंपनी होगी. डोमेस्टिक कंपनी इज वन विच इज एन इंडियन कंपनी. तो आप अगर इंडियन कंपनी बोले या डोमेस्टिक कंपनी बोले तो बात एक ही है. लेकिन डोमेस्टिक कंपनी डजंट मीन इंडियन कंपनी अलोन. इसके अलावा भी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है कंपनियां विच इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम, अगर कोई कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है या जो इंडियन कंपनी नहीं है उस कंपनी ने मेड द प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विद इन इंडिया ऑफ द डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर पेबल आउट ऑफ सच इनकम. तो अगर कोई नॉन इंडियन कंपनी ने इंडिया में डिविडेंड देने के लिए प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट कर रखा है, अगर कोई नॉन इंडियन कंपनी ने इंडिया में डिविडेंड डिक्लेरेशन करने का और पेमेंट करने का, वर्ड ढंग से सुनेंगे, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विद इन इंडिया, उसके लिए उसने प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट किए हैं जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला डिविडेंड भी शामिल है. तो इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होगी ही होगी. लेकिन डोमेस्टिक कंपनी तो इंडियन कंपनी है, साथ ही साथ कोई नॉन इंडियन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी अगर उस कंपनी ने इंडिया के जो डिविडेंड है उसको इंडिया में डिक्लेयर और पेमेंट करने से रिलेटेड प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं, उसको भी हम डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे. तो अगर कोई नॉन इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिविडेंड को डिक्लेयर करती है और डिविडेंड को पेमेंट करती है तो उसको भी हम इंडियन कंपनी की कैटेगरी में ही रखेंगे. प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट का मतलब समझ लेंगे आप लोग, इतना डिटेल में मुझे यहां जाने की जरूरत नहीं है. ठीक. आते हैं फॉरेन कंपनी. अ कंपनी दैट इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी इज नोन एज अ फॉरेन कंपनी. तो या तो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होगी या तो फॉरेन कंपनी होगी. और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि जब भी हम लोग अब आगे 115 BA, BAA और BAB पढ़ेंगे तो वहां पर ये डोमेस्टिक कंपनी वर्ड आएगा. तो डोमेस्टिक कंपनी का मतलब वो कंपनी होती है जो इंडियन कंपनी हो. इंडियन कंपनी वो होती है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, साथ ही साथ इसमें शामिल है वो कंपनी जो दादर नागर हवेली जम्मू एंड कश्मीर हो गया, प्रोविंशियल एक्ट हो गया, स्टेट सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्ट के हिसाब से कॉर्पोरेट हो गया, या जिसको सीबीडीटी ने डिक्लेयर किया है क्लॉज 2 सब क्लॉज 26 के हिसाब से. तो फॉरेन कंपनी कौन है? जो डोमेस्टिक कंपनी ना हो. ठीक है ना. चल सकते हैं? बिल्कुल सर. आते हैं यहां पे रेट ऑफ टैक्स फॉर कंपनी एसएससी. रेट ऑफ टैक्स, कई चीजें हम लोग जानते हैं, इसमें हमें कुछ कई चीजों को जानने की जरूरत नहीं है. जैसे
अगर हम टैक्स रेट की बात करें तो 111A में जो टैक्स रेट लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का वो 15% है। द रेट इज सेम ओवर हियर अगेन, यहाँ पर भी सेम है। अब तक जितनी भी चीज़ें की थी वहाँ पर भी 15% था 111A का, यहाँ पर भी 111A में 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैपिटल गेन टैक्स रेट है। 112A का हमारा 10% था, वहाँ पर भी यहाँ पर भी 10% है। वी आर गोइंग टू डू नथिंग, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू गेट नथिंग न्यू इन दैट। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर वी नो वेरी वेल दैट दिस इज 20%, वो फिर से है 20%, कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111A के हिसाब से है 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के हिसाब से है तो 10%, अगर अदर कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20%, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है तो नथिंग इज न्यू इन दैट इज 30% अगेन। तो ये तो हमारे कॉमन है जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा है, वी आर जस्ट गोइंग टू रिपीट इट ओवर हियर। लेकिन जो इसके अलावा इनकम है हम उनकी बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई इनकम है हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, इनके अलावा कोई इनकम है, डोमेस्टिक कंपनी है और उसका टर्नओवर 2021 में 400 करोड़ से अधिक नहीं है और उसका टोटल टर्नओवर 400 करोड़ से अधिक नहीं है। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है और इसके अलावा कोई इनकम है और उसका टोटल टर्नओवर 400 करोड़ से अधिक नहीं है तो उसका टैक्स रेट होगा 25% और उसके अलावा कोई कंपनी है तो 30% हो जाएगा। दैट्स इट। यानी कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्नओवर 2021 में प्रीवियस ईयर 2021 में टर्नओवर 400 करोड़ से अधिक नहीं है तो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए उसका टैक्स रेट हो जाएगा 25%। दैट्स इट। बिल्कुल बात ढंग से सुने, कान खोल करके सुने, सोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से सुने। मैं फिर बोलता हूं, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है 111A का तो 15% टैक्स लगा दो। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का तो 10% टैक्स लगा दो। अदर देन दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% टैक्स रेट लगा दो। विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह है तो 30% लगा दो। और इसके अलावा जो इनकम है उस पर 25% तब लगाओ जब उसकी 2021 में प्रीवियस ईयर 2021 में ग्रॉस टर्नओवर या टोटल टर्नओवर 400 करोड़ तक का है तो 25% टैक्स रेट हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई कंपनी है तो उसकी अदर इनकम पर 30% का टैक्स रेट लगेगा। दैट्स इट। फॉरेन कंपनी की अगर बात करें तो रॉयल्टी अगर रिसीव हुई है फॉरेन कंपनी को गवर्नमेंट से या किसी इंडियन कंपनी से, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, तो वहां पर 50% का टैक्स है, अदर इनकम पर 40%। तो नॉर्मली आप दिमाग में ये बात बैठा लें कि 40% का टैक्स रेट लगता है फॉरेन कंपनी पर 40% का टैक्स रेट लगता है। दैट्स इट। सरचार्ज की बात की जाए तो 1 करोड़ तक की इनकम है तो नील और नील, 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक है तो 7% एंड 2%। 7% इन केस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी के केस में 2% लगेगा। और अगर 10 करोड़ से अधिक है तो 12 एंड 5%। ठीक है ना। तो 7% एंड 12%, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक, और 2% एंड 5% लगेगा 1 करोड़ टू 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक। दैट्स इट। HEC लग जाता है 4% के हिसाब से। बस ये चीज़ें थी, बहुत ही सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई अभी तक। कहीं कोई दिक्कत टैक्स रेट में, कहीं कोई दिक्कत, या अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई, कंपनी का डेफिनेशन क्या है, इंडियन कंपनी किसे कहते हैं, डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं, फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने देखा टैक्स रेट कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं, मतलब कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। दैट्स इट। अब आते हैं सेक्शन 115B। सेक्शन 115B क्या बोलता है? ये बताता है अगर कोई इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली कंपनी है, अगर कोई एसएससी है जिसकी टोटल इनकम इंक्लूड करती है पीजीबीपी का लाइफ इंश्योरेंस का इनकम टैक्स के हिसाब से, तो जो भी उसका इनकम आएगा उसके इंश्योरेंस बिजनेस पर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा और बाकी पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। तो अगर कोई एसएससी है, 115B बोलता है अगर कोई एसएससी है वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का काम कर रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड जो भी पीजीबीपी आएगा, द टैक्स रेट वुड बी 12.5% एंड द रेस्ट ऑफ द इनकम पर जो नॉर्मल टैक्स रेट्स होते हैं जो अब तक हम लोगों ने ऊपर देखे वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी है इंश्योरेंस कंपनी के केस में, वो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का काम कर रही है। दैट्स इट। बताइए क्या बोल रहे हैं इसमें? खत्म हो गया। मैं बोल दूं 115B एक एसएससी है जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के तहत पीजीबीपी अर्न करता है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के तहत पीजीबीपी फाइंड आउट होता है उस पर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा और बाकी पर नॉर्मल इनकम टैक्स रेट लगेगा।
अच्छा, एक खास बात ये कि इंश्योरेंस बिजनेस को मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। सर ये मैट क्या है? आएगा आज नहीं, नेक्स्ट सेशन में आएगा। मैट नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो मैट एप्लीकेबल नहीं होगा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पर, यही आप याद रखेंगे। खत्म, खल्लास। अब आते हैं 115BA 115BA और BAA। क्या है 115BA? थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें हैं, दिमाग में चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। BA, BAA और BAB, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये तीनों सेक्शंस। उसके बाद हम लोग मैट प्रोविजंस पे चलेंगे, ठीक है ना? क्या कहता है ये, जरा ढंग से सुने कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, अब तो आपको समझ में आ गया डोमेस्टिक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो इंडियन कंपनी है, साथ ही साथ जिसने इंडिया में प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट कर रखे हैं डिविडेंड के डिक्लेरेशन एंड पेमेंट करने से रिलेटेड, दैट्स इट। तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, वो रजिस्टर्ड है 1 मार्च 2016 के बाद, तो ही उसको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 25% प्लस HEC। आप ऐसे कर लें इसको। तो रेट ऑफ टैक्स है 25% प्लस 4% HEC। कब मिलेगा ये? मैंने तो कहा सर अगर कोई कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, उसका टर्नओवर 2021 में, प्रीवियस ईयर 2021 में 400 करोड़ तक है, तो उसके लिए बोला गया टैक्स रेट 25% होता है। लेकिन इसके अलावा भी कंपनियां हैं जो 1 मार्च 16 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं या सेटअप की गई हैं, सेटअप एंड रजिस्टर्ड, यानी इसके बाद की डेट के ही सारी प्रोविजंस हैं। कंपनी किसी भी ऐसे बिजनेस में इंगेज नहीं है अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। वो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एंड रिसर्च इन रिलेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के साथ साथ वो रिसर्च के काम में भी इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल और थिंग मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस बाय इट। तो जो चीज़ वो मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसकी रिसर्च के एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जो 1 मार्च 2016 या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, और ये कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की एक्टिविटी में, साथ साथ उस पर रिसर्च की एक्टिविटी करने में, द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी हैज़ बीन कॉम्प्यूटेड। जब हम इस कंपनी के इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आप शामिल नहीं करेंगे, बिना इन चीज़ों को ध्यान में रखे कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि जब हम इस कंपनी के ऊपर 25% का टैक्स रेट लगा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग टैक्स रेट एज एट द रेट ऑफ 30%, वी आर जस्ट गोइंग टू चार्ज टैक्स एज एट द रेट ऑफ 25% प्लस 4% HEC। वी आर नीडेड टू फॉरगेट दीज बेनिफिट्स टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ कंपनी। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिसको हमें फॉरगो करना पड़ेगा? कहा गया कि 10AA का जो SEZ में जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, डिडक्शन, बेसिकली ये एग्जम्पशन नहीं है, सेक्शन 10 का ये डिडक्शन माना जाता है, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। तो इस डिडक्शन को अलाउ नहीं किया गया है। इसके अलावा जो स्पेशल डिडक्शंस दिए जाते हैं, चाहे 32, 33, 35, 36 नहीं, 32 का स्पेशल बेनिफिट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से ये वाला 32(12)A वाला बेनिफिट, 32AC, 32AD, AB, ABA, 35(12), 35(12)A, 32AB, 2AA, 35AC, AD, ये फलाना, जितने भी स्पेशल डिडक्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे कंसिडर नहीं करने हैं आपको। तो जो भी हम लोग स्पेशल बेनिफिट्स देते हैं ना, चाहे वो आपका डिडक्शन सेक्शन 10A का हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, या एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया इसके तहत, या 32AC, 32, 33, 35, जितने भी स्पेशल बेनिफिट्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दोस। हम उनको अलाउ नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। और साथ ही साथ केवल PGBP के ये स्पेशल बेनिफिट्स दिए, यानी कि आप डिडक्शन मांग रहे हो, आप डिडक्शन लो, सारे के सारे नॉर्मल डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जेन्युइन डिडक्शन है, जो नॉर्मल बिजनेसमैन को दिए जाते हैं, वो आप डिडक्शन ले लो ना, स्पेशल डिडक्शन नहीं लो। और साथ ही साथ जब चैप्टर 6A की बात करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो उसमें कुछ इनकम्स पर, जो हमारी सर्टेन इनकम्स पर जो डिडक्शन मिलता है, वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। बात समझ में आई?
लेकिन 80 JJAA अलाउ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको केवल जो वर्कर्स को, न्यू एम्प्लॉयज को जॉब में रखने पर जो आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है 80 JJAA, वही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो केवल यही अलाउ होगा, इसके अलावा आपको कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप 25% का टैक्स रेट लगाएंगे ऐसी डोमेस्टिक कंपनी पर जो 1 मार्च 2016 के बाद रजिस्टर और सेटअप हुई है और उसका काम केवल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम है और साथ ही साथ उसकी रिसर्च एक्टिविटीज़ पर भी उसका शामिल होना है, और उसको 25% तक का टैक्स रेट तब लगेगा जब उस कंपनी ने कोई भी स्पेशल बेनिफिट ना लिया हो, 10AA का, एडिशनल डेप्रिसिएशन का, 32 सेक्शंस में, 33 सेक्शन में, 35 सेक्शन में कोई स्पेशल बेनिफिट ना लिया हो, और साथ ही साथ सेक्शन 80 में भी उसने जो इनकम पर मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, इनकम पर मिलने वाले जो डिडक्शंस हैं, एक्सपेंडिचर पर मिलने वाले डिडक्शन नहीं, इनकम पर मिलने वाले डिडक्शन 80 के, वो ना एक्सेप्ट किया हो, और साथ ही साथ केवल एक ही इनकम का डिडक्शन एक्सेप्ट किया हो, वो है 80 JJAA। ठीक है ना। कोई भी कैरी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं किया जाएगा एडजस्टेबल जो इन सेक्शंस से बिलोंग करता हो। कोई भी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा अमाउंट जो ऊपर जो मैंने नाम लिए स्पेशल डिडक्शन उनसे रिलेटेड हो, और डेप्रिसिएशन उसी तरह कैलकुलेट किया जाएगा जैसा कि बोला गया है, और आपको नॉर्मल रूल मालूम है 40% तक ही रेस्ट्रिक्ट किया गया, फिलहाल कोई नई चीज नहीं है। तो नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से जो डिडक्शन मिलता है डेप्रिसिएशन का वो अलाउ हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार फिर बोल दूं कि सेक्शन 115BA एक डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसमें डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो 25% प्लस 4% HEC लगता है। ठीक, इसमें यह बताया गया है कि वो डोमेस्टिक कंपनी 1 मार्च 2016 या उसके बाद इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और सेटअप हुई हो इंडिया में, और साथ ही साथ वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी हुई हो, और साथ साथ उसका रिसर्च एक्टिविटी भी चलता हो उन चीज़ों पर। और मैंने कहा कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। 25% का टैक्स रेट अगर आप ले रहे हैं तो आप ना तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लेंगे, ना SEZ का 10AA का बेनिफिट लेंगे, ना कोई सेक्शन 32 का जो 32AC, 32AD, 33AB, 33ABA, 3513, 352AB, 352A, 35AC, 35AT, 35CCC, 35CCD जो रूरल डेवलपमेंट और ये फलाना एंड का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। स्पेशल बेनिफिट को तो मारो गोली अब। अच्छा, साथ ही साथ आप चैप्टर 6A का भी डिडक्शन नहीं लेंगे। हाँ, कौन सा डिडक्शन नहीं लेंगे? जो कुछ इनकम्स पर बेस्ड होता है, लेकिन उसमें 80 JJAA अलाउ हो जाएगा। और आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो इनके कारण आया हो उनको भी आप अलाउ नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन आप ले लेंगे। सारी चीजें हो गई। जरा अदर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट शैल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, यानी जैसे मैंने बताया ना कि जो नॉर्मल अदर इनकम्स है स्पेशल टैक्स रेट वाली 15%, 10% वाला, उस पर वही रहने दो। द लॉस रेफर टू इन द डिडक्स कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी गिवन फुल इफेक्ट एंड नो फर्दर डिडक्शन फॉर सच लॉस शैल बी अलाउड फॉर एनी सब्सिक्वेंट ईयर। तो कोई भी लॉस जो आता है इन द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी गिवन फुल इफेक्ट, तो कोई भी लॉस जो आप सेट ऑफ करना चाहते हैं उसका ना तो इस साल कोई बेनिफिट मिलने वाला है, ना तो आगे आने वाले साल में कोई बेनिफिट मिलेगा। ये स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है। एक बार अगर आप इसको ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको इसको ऑप्ट करने के लिए अपनी रिटर्न फाइल करने के पहले ऑप्ट करना होगा, जब फर्स्ट रिटर्न फाइल करता है ऐसा बंदा तो। और एक बार अगर आपने ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो SSC लाख चाहे तो उसको बाद में विड्रॉ नहीं कर सकता, ना तो इस साल ना तो किसी पिछले साल में विड्रॉ नहीं कर सकता, किसी भी सब्सिक्वेंट ईयर्स में। बस इतना याद रखना था आपको। लेकिन अगर वो बंदा चाहे 115BA वाला अगर चाहे तो 115BAA में चला जाएगा। वे द पर्सन एक्सरसाइजर ऑप्शन द ऑप्शन द सेक्शन में बी विड्रॉन। तो अगर कोई बंदा कहता है हम 115BAA में जाएंगे तो भैया आपको 115B का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये वाला 115BA का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये 115BA। तो हमने आपको क्या क्या बताया? सेक्शन 115B ये मैंने बताया इंश्योरेंस कंपनी का काम करने वाला इंश्योरेंस का बिजनेस। 115BA अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी 1 मार्च 2016 के बाद रजिस्टर्ड या सेटअप हुई है उसके लिए। अब जो हम लोग देखेंगे वो है 115BAA।
और अगर कोई 115 बी ए को नहीं लेता है तो वो यहाँ जा सकता है, 115 बी ए में जा सकता है। इज इट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है, चल सकते हैं। चलिए सर, क्या कहता है ये स्पेशल सेक्शन? ये भी डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बोलता है। देखिए ना कितनी तेजी से ये टॉपिक्स चल रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा, भूल जा रहे हैं पिछला। अरे नहीं भैया, दोबारा आप जाए रिपीट करें, एकदम आराम से तैयार हो जाएगा। टेंशन वेंशन ना लेना। गाना है ना, टेंशन वेंशन क्यों लेती हो जाने जाना। तो टेंशन वेंशन नहीं लेने वाला कोई भी नहीं लेगा। एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी, तो हमारा सेक्शन 115 बी ए भी डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। टोटल इनकम ऑफ द कंपनी शैल बी कंप्यूटेड विदाउट एनी डिडक्शन 10 ए एडिशनल डेप्रिसिएशन और स्पेशल डिडक्शन सेक्शन 32, 33, 35 और चैप्टर 6A का डिडक्शन सर्टेन इनकम पर 80 JJAA और सेक्शन 80M का बेनिफिट लिया जा सकता है। तो इसमें एक और बेनिफिट लिया जा सकता है 80 JJAA के अलावा 80M। तो ऊपर वाला ही तो कॉपी किया। वहां टैक्स रेट कितना था सर? 25%। यहां टैक्स रेट कितना है सर? 22%। दैट्स इट। सोचो, आप थोड़ी देर के लिए सरचार्ज को किनारे कर दो, आप बस इतना याद रखो 22% प्लस 4% सेस HEC विदाउट सेट ऑफ लॉस, जो ऊपर वाले से रिलेटेड है। डिडक्शन डेप्रिसिएशन का आपको वही मिलेगा जो ऊपर आपने देखा। तो सर फर्क क्या है? मैंने कहा ना, अगर कोई 115 BA को एक्सेप्ट कर लेता है तो 115 BA में नहीं जा पाएगा। एक बार अगर आपने कर लिया तो अगर स्पेशल रेट है तो आपको वही मिलेगा। लॉसेस मान लिए जाएंगे, आपको सब मिल गए। स्कीम इज ऑप्शनल, द ऑप्शन इज एक्सरसाइज, आपको उसी तरह एक्सरसाइज करना है जैसा कि आपने देखा है। Once the person is where the person fails to satisfy the condition in the previous, the option shall become invalid in respect of the assessment relevant to that and subsequent assessment year। एक बार अगर आपने कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया तो ये ऑप्शन अब आप कभी ले नहीं पाएंगे, हाँ या ना। Where a person has exercised the option BA, the provision of 115 JB is not applicable। सोचो, नो मैट कितना बड़ा फायदा मिल गया। कई कंपनियों को घाटा होगा लेकिन कई लोगों को फायदा दिखेगा। आपको मैट के प्रोविजंस को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 115 BA को फॉलो करते हैं तो इन केस ऑफ अ पर्सन वेयर द ऑप्शन एक्सरसाइज BAB हैज बीन रेंडर्ड इनवैलिड ड्यू टू द फलाना एंड दिमाग। एक चीज याद रखें सर, बहुत कुछ हो गया, दिमाग अब फट रहा है। आप ना अब बहुत चीजें बता दिए, तो जरा देखिए मैं एक बार समअप कर देता हूँ। सेक्शन 115B, 115 BA, 115 BAA, 115 BAB। अगर इसमें नहीं जाते हैं आप तो आप इधर ऑप्शन ले सकते हैं, बोलो। और अगर आप इसमें नहीं जाते हैं तो आप इधर जा सकते हैं। हम लोगों ने ये 3 सेक्शंस देख लिए, केवल हमारा बचा क्या है? BAB। इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ेंगे। तो 115B ये इंश्योरेंस बिजनेस के लिए था, जहां पर रेट था हमारा 12.5%। बाकी जो इनकम है SSE की वो नॉर्मल टैक्स रेट पर ही रहेगी। BA अगर कोई प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करने वाली कंपनी है और साथ ही साथ वो कंपनी रिसर्च की एक्टिविटीज भी करती है, 1 मार्च 2016 के बाद रजिस्टर्ड और सेटअप हुई है, तो उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 25% प्लस सेस। ठीक है, उसकी कंडीशन ये है कि आपको ये डिडक्शंस नहीं लेनी है, 10AA की नहीं लेनी है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, 32 के स्पेशल डिडक्शन, 33, 35। तो ये स्पेशल डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होंगे। आपको कोई लॉस नहीं अलाउ होगा जो इनसे रिलेटेड है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। मान लिया जाएगा जो लॉस आपको अलाउ होने थे वो आपको सारे के सारे लॉस अलाउ कर दिए गए हैं। दैट्स इट। एक बार अगर आपने 115BA को ऑप्ट कर लिया तो जब ऑप्ट करेंगे तो अपनी फर्स्ट रिटर्न दाखिल करने से पहले आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। एक बार ऑप्ट कर लिया तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बंदा 115BA को BAA को ऑप्ट कर लेता है तो 115BA को दोबारा ऑप्ट नहीं कर सकता, मतलब जा ही नहीं सकता 115BA पर। सेम वही सारी चीजें हैं लेकिन यहाँ टैक्स रेट 22% है प्लस सेस। क्लियर है? दैट्स इट। अब नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने आएंगे इनके बीच के डिफरेंसेस भी बताएंगे, चिंता ना करें। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो होने दें,
जब कन्फ्यूज़न होगा तभी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में 115 बी ए बी पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है, सर कंपनी क्या होती है उसकी डेफिनेशन मैंने बता दी, इंडियन कंपनी क्या होती है उसकी डेफिनेशन बता दी, डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस मैंने क्लियर कर दी। साथ ही साथ 115 बी ए और बी ए बी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।